अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। न तनख्वाहें बढ़ी, न पेंशन में इजाफा हुआ और न ही हुकूमत ने कोई नया टैक्स आयद किया। आज मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जानिब से तवील पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें माली साल 2019 से 20 के इब्तिदाई 9 माह में हुकूमत को मिलने वाली बड़ी बड़ी कामयाबियों के दावे किए गए। हफीज शेख के मुताबिक हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे कि हमें अय्याशी का शौक है या वजीर आजम हाउस ऐवान सदर का बजट बढ़ाया जा रहा है, बल्कि हमारे कर्ज लेने का मकसद माजी के कर्जों की अदायगी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोई बहाना नहीं है, ये एक हकीकत है और इससे दुनिया भर की आमदनी को 4% तक नुकसान होने का इम्कान है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के मुताबिक हुकूमत मिनी बजट लाएगी, चोर दरवाजे से मजीद टैक्स भी लगाए जाएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो के मुताबिक कोरोना की वजह से आज हर पाकिस्तानी की जान खतरे में है, जबकि टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला हमारी ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और मईशत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन इन खतरात को कोई अहमियत नहीं दी गई। आज सिंध हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद की गई वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ को, साथ ही साथ रद्द कर दिया गया है वफाकी बजट को। ये तो रही पोस्ट बजट सूरत हाल, अब तक क्या क्या कुछ कहा गया, लेकिन सबसे अहम मामला आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि पंजाब में हैं, लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर तमाम अहम लोगों से मुलाकातें की हैं, इंतज़ामी मुलाकातें रहीं, डॉक्टर्स के साथ मुलाकातें रहीं। उन्होंने कुछ देर पहले अवाम से भी बात की है और उनको बड़ा अहम पैगाम दिया है। ये आपको बता दें कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल दिखाई दे रही है, 1,34,000 से ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना केसेस जो कि टेस्टेड हैं मौजूद हैं। अमवात की तादाद 2,574 से ज़्यादा हो चुकी है। अगर सिर्फ अब पंजाब की बात कर ली जाए या सूरत हाल देखी जाए तो मरीजों की तादाद 50,000 से ज़्यादा है, जबकि 938 से ज़्यादा अमवात हैं और लाहौर जो है वो हॉट स्पॉट है, यानी कि पंजाब के 50% से भी कहीं ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जब मीडिया पर आकर बात की, ख़ास तौर पर आवाम को पैगाम दिया, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर करना, मईशत को बंद करना है और ये हो नहीं सकता है। हमारे लिए बेहतरीन हल स्मार्ट लॉकडाउन है, जिसकी तरफ जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आवाम को कहा था कि SOPs पर अमल करें, मगर आवाम ने किसी तरह के कोई SOPs पर अमल नहीं किया है। मैं बार बार बताता रहा कि SOPs पर अमल करें और यही एहतियात है। एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की है, वो कहते हैं कि 3 माह पहले तक पता नहीं था कि मास्क की क्या अहमियत है, अब ये पता चल गया है कि मास्क 50% तक जो ट्रांसमिशन है या इसका फैलाव है उसको रोकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद क्या बात की, आवाम को क्या पैगाम दिया, ये सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आज से। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज को बंद करेंगे, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुक्म होगा, हमारे जो टाइगर फोर्स है उनको भी वो रिपोर्ट करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाएगा और मास्क की कंपल्शन करने जा रहे हैं। बहुत से अहम सवालात जो अब दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रहेगी और यही नतीजा खेज होगी? सवाल ये भी है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना टाइगर फोर्स की बात की है कि वो अब नताइज ला के सामने रखेगी और SOPs पर अमल दरामद करवाएगी। तो हम ज़रूर ये पूछना और जानना चाहेंगे आज ये भी कि गुज़िश्ता 1 माह से इस टाइगर फोर्स ने जो अमल दरामद कराया, क्या आज ये उसी का नतीजा? और सबसे अहम ये भी कहा गया कि अगर नुकसान हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, क्या जिम्मेदारी सिर्फ आवाम पर डाल दी जाएगी? इन तमाम अहम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब और हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज कहा गया और पंजाब में इसको इन्फोर्स करने जा रहे हैं कि मास्क पहने बगैर आप बाहर नहीं आएंगे और SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाएगा। मार्केट्स को फिलहाल बंद नहीं किया जा रहा। सख्त लॉकडाउन की सजेशन थी हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से भी और CM पंजाब की जानिब से भी इस राय का इजहार किया जा रहा था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को सुना जाएगा, मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझते हैं कि मईशत को बंद नहीं किया जा सकता, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाएगा। उन्होंने एक और ये बात भी कही कि लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना उन्हें कुछ नहीं कहेगा। दुनिया के हालात देखते हुए भी पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तानियों को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, हमने कभी कोरोना का मरीज नहीं देखा। ये बातें कहां से आई और ये क्यों हुई? मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये जो आज मास्क पहनने की बात, जो इन्फोर्स करने की बात और जो ये बताया कि 50% फैलाव को रोकता है,
पहली बार गुज़िश्ता कई महीनों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने की और उन्होंने ये भी कहा कि 3 माह पहले पता नहीं था कि इस मास्क की अहमियत क्या है। आज की इस बात के बाद क्या अवाम संजीदगी से लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा, जहाँ तक बात है मास्क पहनने की, तो बेसिकली जो कोविड-19 है इसके बारे में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये आपको पता है कि ये डे टू डे चेंज हो रहे हैं। और उसमें चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की खुशकिस्मती मैं इस लिहाज से कहूंगी कि ये जो भी रिसर्च WHO की होती है या जो बाहर डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, वो हर मुल्क तक पहुंच रही है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये तो बहरहाल 3 माह पहले तो ठीक है, इसकी इस हद तक इम्पोर्टेंस का नहीं पता था। तब तक यही स्टडी थी कि जो पेशेंट है उसके लिए लगाना जरूरी है, बाकी लगा लें या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब चूंकि लोकल ट्रांसमिशन इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब आप लोकल स्प्रेड बढ़ने के बाद अब हमें पता नहीं है कि हमारे साथ, क्योंकि इसमें मोस्टली सिम्टम्स नहीं शो होती, कि हमारे साथ जो है या जिसके साथ हम बैठे हैं वो भी कहीं इसका कैरियर तो नहीं है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए द ओनली थिंग इज कि इसमें अगर हमारे 60% चांसेस हैं कि जो लोग मास्क इस्तेमाल करें उनमें इसका रिस्क कम हो जाता है। और ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफा ये नहीं बात की, बारहा हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। प्राइम मिनिस्टर साहब हाथ में ले के लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाते रहे मास्क कि ये पहनना जी बिल्कुल। एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने मास्क की अहमियत की बात की है कि दिस इज द टाइम कि अब हम इसमें किसी किस्म का भी टॉलरेंस शो नहीं करेंगे और इसमें अब किया नहीं जा सकता। जो लोग मास्क पहनेंगे, यानी कि ये आज के बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी हम इन्फोर्स करेंगे कि नो सर्विस नो विदाउट एनी मास्क, कोई सर्विस किसी किस्म की हम देने को लोगों को हम ये उसकी वजह ये है कि ये आगे आने वाली लाइफ में हमें नहीं पता कोरोना कितना अर्सा चलना है। बिल्कुल ठीक। जब WHO ने इसको एंडेमिक करार दे दिया तो अब तो हमें सीखना है हाउ टू लिव विद कोरोना हमारी। और बिल्कुल पेंडेमिक तो ये यकूम से करार दिया गया है, मार्च के आगाज से पेंडेमिक कभी करार नहीं दिया गया, इसको 3 माह से ज्यादा हो चुके। एंडेमिक अभी करार दिया गया है कि ये इसका पता नहीं है कि इसने कब खत्म होना है। पेंडेमिक तो बड़ी देर से करार दिया गया है, यानी कि इट कैन स्टे लाइक जैसे बाकी तमाम बीमारियां हमारी जिंदगी में है, ये भी अब चलेगी। और ये ठीक है, मुशर्रत साहिबा हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने WHO का भी जिक्र किया है, सदर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंजाब में हेल्थ प्रोफेशनल्स और तमाम जो एडवाइस दिए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जरूरी हो गया है। हमारे फिगर्स जो हैं और जो हेल्थ सिस्टम है वो चोक हो रहा है, अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब WHO ने भी यही तजवीज़ किया गुज़िश्ता दिनों जो रिपोर्ट सामने आई, मगर आज जो बताया गया है पंजाब के लिए कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन पर रहेंगे और SOPs को फॉलो किया जाएगा। बीइंग डॉक्टर, बीइंग प्रेसिडेंट PMA, आप क्या समझ रहे हैं कि आपका सिस्टम इस वक्त कितना एफिशिएंट है? जिस जगह हम खड़े हैं 50,000 से ऊपर यहाँ पर पेशेंट है, अगर पंजाब में, कहाँ तक आप भार उठा सकेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं कि आपके सवाल का जवाब दूं डायरेक्टली, मैं चाहूंगा कि आज वजीर आजम साहब जो लाहौर तशरीफ लाए और उनके साथ हमारे वजीर सेहत और बाकी अकाबरीन भी बैठे हुए, तो उनसे लगता ऐसा था जैसे ये कोई 2.5-3 महीने पुरानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज चला दी गई हो, कि आज मतलब जून के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मास्क की अहमियत क्या है, कि जबकि वो यहाँ की हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम एज मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज PMA और बाकी जितने लोग भी हैं मास्क की अहमियत के हवाले से किसी बातें कर रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब, मतलब मुझे हैरानगी हुई दैट वेयर वी आर लिविंग ऑन, किसके अंदर हम रह रहे हैं कि आज हम मास्क की अहमियत को ऐसा उजागर कर रहे हैं। ये बात कहना कि जो डे टू डे चेंज हो रहा है, लेकिन 3 चीजें बुनियादी तौर पे हैं जो कि फरवरी से लेके जनवरी से लेके आज तक मौजूद हैं, और उनके अंदर मास्क का यूज था, सोशल डिस्टेंसिंग थी एंड हैंड वॉश। ये वो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जो कि अभी तक तब्दील नहीं हुए, और ना ही WHO ने तब्दील किए, और ना ही मैं समझता हूँ मेरी बहन मुसर्रत मतलब मेरे साथ बहुत इत्तेफाक हुआ इनके साथ मतलब बात करने का बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर, और कहीं भी इन्होंने भी ये नहीं कहा था कि हम कोई नई चीज लेके आते। यस, मेडिकेशन की खातिर है, जो कि मेडिकेशन आज एप्लीकेबल है, कल एप्लीकेबल नहीं है, उनके बारे में साइंस सोच रही है, साइंसदान सोच रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उसके ऊपर जो काम की जाए। दूसरी चीज आशा, मैं आपसे ज्यादा वक्त मतलब ताकि ना लूं, लेकिन एक मैं बड़ा क्लियर स्टांस देना चाहता हूँ कि बीमार अफराद और बीमार कौम ये सेहतमंद मुआशरत की बुनियाद कभी नहीं रख सकते। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, वो कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मैं जरूर समझता हूँ कि बीमार लोग जो है कभी भी सेहतमंद मुआशरत को जन्म नहीं दे सकते हैं। और ये कहना हुकूमत का कि हम ये अफोर्ड नहीं करते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते,
मेरी नजर के अंदर और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नजर के अंदर ये उस वक्त से डरें कि जब एक ही तफसील नहीं होगा और उनके जो 7, 8, 10 जिनका तस्करा हुकूमत करती है, वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि उनकी जब ये डिपेंडेंसी हुकूमत के अंदर और मुआशरे के ऊपर आएगी तो फिर हम जाके क्या करने वाले हैं। इसी डॉक्टर तरह साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आप सेहतमंद मुआशरे की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमें सेहतमंद साइनर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, वेंट ऑपरेटर्स। मैं इसलिए कह रही हूं कि आज बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया को वजीर सेहत की जानिब से भी कि हम मजीद 1000 बेड्स ऐड करने जा रहे हैं। शायद बेड्स कहीं रख देना, क्योंकि हमने यहाँ का क्वारंटीन सेंटर भी एक्सपो सेंटर का देखा, बेड्स रख देना आसान हो। हमारे पास हेल्दी मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वेंट्स, इनका स्टेटस क्या है जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं? आप देखें, आपने WHO ने, अगेन आई विल रेफर टू WHO, नॉट ऑफ माय ओपिनियन, कि WHO ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का विद इन दी हेल्थ प्रोफेशनल। और ये आपके सामने फैसलाबाद के अंदर कल के जो फिगर था 254 डॉक्टर्स हैव बीन इन्फेक्टेड ओवर देयर। लाहौर के अंदर जैसा हुआ, नौजवान लोग जो हम समझते हैं कि नौजवान इससे इन्फेक्ट नहीं होते, नौजवानों की डेथ्स जो है वो सामने आ रही है। नाउ देयर इज अ फैमिली, यू हैव टू का फैमिली के जिसके अंदर कोविड-19 का पेशेंट वहां पे नहीं होगा। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स और ये कहना कि वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, बेड्स आ जाएंगे, खुदा गवाह है कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि मैडम कैसे कह रही हैं कि 40% बेड खाली हैं। अगर 40% बेड खाली है तो फिर तो अल्लाह अल्लाह सब कुछ ही अच्छा है, फिर परेशानी किस चीज के लिए? हम ये डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, और ये मैं एग्री करूंगी, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और 80% से ज्यादा लोग अपने घरों पर हैं, वहीं पर क्वारंटीन और आइसोलेशन। अली साहब, हमारे पास जो सूरत हाल नजर आ रही है, अब ये इनफोर्स SOPs होने हैं ताकि हम इसके फैलाव को रोक सकें, और उसमें मदद देनी है टाइगर फोर्स ने इन SOPs को इन्फोर्स करने में। गुज़िश्ता माह की 9 मई से लॉकडाउन को खत्म किया गया था, अब स्मार्ट लॉकडाउन पे जाना है। आपके ख्याल में 1 माह में कितना हेल्प मिल सका होगा इस फोर्स के जरिए ताकि हमारे SOPs लोग अंडरस्टैंड कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। मैं आपके सवाल पे बिल्कुल आ जाता हूँ, पर उससे पहले मैं भी ज़रा अपनी हैरानगी और परेशानगी का इजहार कर दूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने हमें जो आज सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बारे में एजुकेट किया, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा। इसी तरह लग रहा था जिस तरह हम ये जनवरी फरवरी के अंदर कोई आदमी हमें एजुकेट करना चाह रहा है कि जी इस वबा के साथ किस तरह से आपने लड़ना है। अब देखें, जो ये स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन सॉफ्ट हार्ड लॉकडाउन, ये जो सारी ये बहस है ना, इसमें 2-3 चीज़ें आपको बुनियादी समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि कोई भी कौम अमीर हो या गरीब हो, वो अपनी खुशी से लॉकडाउन नहीं करती, ये एक मजबूरी बन जाती है। क्योंकि दोबारा बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि कोई भी बीमार माशरा एक अच्छी इकॉनमी की तरफ लेके नहीं जा सकता। और ये वही, इसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब की बात को इस हद तक भी सप्लीमेंट कर दूँ कि जो आपकी मईशत होती है ना आयशा, वो हर किस्म की बुरी खबर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। बट जो गैर यकीनी की कैफियत होती है ना, कि आपको पता ही ना हो कि आपने इस पेंडेमिक के साथ कितनी देर लड़ना है और इसकी क्या स्केल होगा डेविस्टेशन का, उस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोई मईशत, चाहे वो अमेरिका की मईशत हो, कैपेसिटी नहीं रखती, और वो बिल्कुल चोक हो जाती है, जो आप हमारी मईशत को होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखें, ये अब इमरान खान साहब को जो चाहिए था, और मुसर्रत साहिबा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इन्होंने हमेशा एक सेनर वॉइस जो PTI की रैंक्स में है प्रोवाइड करने की कोशिश की है। पर देखें, इमरान खान साहब को जो चीज़ें देख लेनी चाहिए थी वो ये है कि चाहे ये नोवेल कोरोना वायरस है और हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, हमें एक तो डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए था, और अपनी जो गट फील उसको मेरे ख्याल से बैक बर्नर के ऊपर रख देना चाहिए था, क्योंकि आधे मसाइल तो इस वजह से हुए हैं, और दुनिया के एक्सपीरियंसेस के साथ हमें सीख लेना चाहिए था। आप मुझे आयशा खुद बताएं कि जब ये बीमारी दिसंबर के अंदर वुहान प्रोविंस के अंदर स्प्रेड करती है, तो मुझे आप बता दें वजीर आजम साहब का बयान पहली दफा चाहे टीवी के ऊपर चाहे ट्विटर के ऊपर किस तारीख को आया? मुझे पहला बयान 13-14 मार्च पे याद है। 17 मार्च, चले शायद आपकी डेट सही हो, पर 2-3 दिनों की गुंजाइश वजीर आजम साहब को दे सकते हैं, माशाल्लाह वो जब 17 मार्च को भी वो टीवी के ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल जुकाम की तरह है और बहुत से लोग इससे गुजर जाएंगे और हमारे मुल्क के अंदर कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तब पता नहीं था एंडेमिक है, फ्यूचरिस्टिक और विजन अप्रोच नहीं नजर आया। पर माशाल्लाह फिर अभी आप समझते हैं हल है स्मार्ट लॉकडाउन। फिर माशाल्लाह उनको अपनी बात पे खड़ा रहना चाहिए था ना। वो 4-5 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर तो उन्होंने कहा ओहो हमारे लोग तो इतने बेवकूफ हैं, वो इसको एक फ्लू की तरह समझ रहे हैं और इस वजह से ये इतनी बीमारी फैल रही है हमारे मुल्क के अंदर। तो उनको कहें किसी जगह अपनी बात पे तो कायम रहे ना। इसका मुकाबला
इसका कंपैरिजन इसका कंपैरिजन आप कर लें एक और मुल्क, वजीर आजम साहब ने आज तो जो एग्जाम्पलें दी वो सिंगापुर, ताइवान, न्यूजीलैंड जो 50 लाख आबादी के मुल्क हैं उनकी दी ना। तो उनको एक और चीज़ भी आपको कहनी चाहिए या किसी जर्नलिस्ट को पूछनी चाहिए अगली दफ़ा जब वो मिले कि चाइना के साथ एक और ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन पंजाब के बराबर है, उसका जो बॉर्डर है वो भी चाइना के साथ लगता है, वहां पे बताएं कि क्यों वहां पे अमवात जो हैं वो सिफर हैं आज तक, और वहां पे ये बीमारी ने जड़ क्यों नहीं पा सकी। मैं आपको उसका जवाब भी बता देता हूं, आप शायद ब्रेक लेना चाह रही हैं, उसके बाद जरूर जी मैं बिल्कुल मैं तो जो वियतनाम का जो एक्सपीरियंस है ना उससे जो एक चीज़ आयशा हमने देखी, जो कौमें जिन्होंने एक नेशनल कंसेंसस बनाया और अवेयरनेस कैंपेन को लीड किया और इस प्रोसेस के ऊपर बड़ा एक स्विफ्ट एक्शन लिया, ये जो 3 महीने सोते रहे और वसीम अकरम प्लस जो आज भी मेरे ख्याल से आप देखें तो सही कितनी बार आवाम से खिताब किया, आवाम संजीदगी से नहीं ले रही है, ट्विटर के ऊपर बिल्कुल किया। और वसीम अकरम प्लस साहब भी जो आज बैठे थे उनकी भी कुछ स्टेटमेंट दिखा देना, वो तो आज भी बोलने को तैयार नहीं है। तो जो वियतनाम का एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, ये दो चीजें होंगी तो आप इसको हरा सकते हैं। कि उनका तो बजट भी हमारे सेहत के बजट से कहीं ज्यादा उनका सेहत का बजट है। कुरैशी साहब, ये जो अवाम की बात की है, आज़म ने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी और आज भी वो कहते हैं कि अवाम लापरवाह है, SOPs को फॉलो नहीं किया, सख्ती होगी, अगर एहतियात न की तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। At the end of the day, the buck stops at Awam and not the selected Prime Minister. Unfortunately, वज़ीर आज़म की आज की तकरीर उठा लें या 2 दर्जन तकरीरें उन्होंने की हैं, आपके सामने completely confused, chaotic, have no sense। लगता है आज चश्मा उतारा है उन्होंने, काला चश्मा जो 3 महीने पहना हुआ था, और उनको आज पता चला है कि WHO ने, और ये मास्क नाम की भी कोई चीज़ है, उससे पहले तो ज़फ़र मिर्ज़ा ने 2 करोड़ मास्क स्मगल करवा दिए ना, या निकलवा दिए, और आज एक और क्राइसिस को जन्म दे दिया कि जब कह दिया है कि मास्क के बगैर हम नहीं जाने देंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मास्क की तो एक्सपोर्ट की आपने 2 हफ्ते पहले काबीना ने इजाज़त दे दी है, तो अब होगा क्या कि हर शख्स मार्केट में जाएगा और उसको मास्क नहीं मिलेगा, और आप कल परसों से प्रोग्राम करेंगी कि लोगों को 500-500 रुपए का मास्क नहीं मिल रहा। दूसरी बात निज़ामी साहब ने जो फरमाई है, मैं उससे 200% एग्री करता हूं। देखिए, मुझे बताइए कि जब हालत आप जंग में होते हैं तो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अपनी आर्मी, उन आर्टिलरी, एयरफोर्स, नेवी, उसको इक्विप करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये वाहिद ऐसा सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसको आज तक, और आज लाहौर में भी तौफीक नहीं हुई कि डॉक्टर्स से पूछे, पैरामेडिक्स से पूछे, मेडिकल एक्सपर्ट से पूछे कि आपको कहाँ क्या ज़रूरियात हैं, हमारे क्या चैलेंजेस हैं। ये मिलता किसको है? ये रियल एस्टेट माफिया को मिलता है, ये चीनी वालों को मिलता है, ये आटे वालों को मिलता है, ये स्टॉक मार्केट वालों को मिलता है, ये अपनी ATM मशीनों को मिलता है जो बाहर से पैसे भेजती हैं, या ये हर शख्स को मिलेगा सिवाय उसके जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि टाइगर फोर्स जो है, जिम्मेवारी तो टाइगर फोर्स की है, और आपको पता है मैं ऐनी शाहिद हूं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स का जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, पैरामेडिक्स का, नर्सेज का, जो 50% से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाहौर, कराची जो हैं, उनके स्टाफ जो हैं वो इस वक्त कोरोना ज़दा हैं। मैं रिस्पॉन्सिबली से आपको बात बता रहा हूँ। ये कहते रहेंगे, मैं कहता हूँ आप 10 अस्पताल खड़े कर दें, 50,000 बेड लगा दें, और भाई जब तक आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, एक नर्स जो है अगर वो कोरोना में चली जाए तो 14 दिन इंटू 8 आवर्स आप घंटे निकाल लें कि कितने घंटे की मेडिकल केयर निकल गई, सिस्टम में से निकल गई। और उधर से आपने ईद इकोनॉमी, मैंने तंबू कनातें चलानी है, मैंने लोगों के होटल चलाने हैं, मैंने रोजगार चलाना है, तो अब चलाने देना, क्योंकि आपको चाहिए थे कोरोना कॉफिन्स। कोरोना कॉफिन्स पे बनेगा एक आईफल टावर दिखाकर आप IMF से, G20 से, पता नहीं कहां से जो है वो डेट रिलीफ लेंगे, आपके आदाब मुकम्मल हो जाएंगे, और आप कौम को कहेंगे मैंने गरीब को नहीं मरने दिया, अशराफिया ने जो लॉकडाउन करवाया। और आज यही सिलेक्टेड कह रहा है स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, सिलेक्टेड लॉकडाउन करूंगा। अरे कहां करेंगे आप? अब आपने जिस लेवल पे डिजीज को फैला दिया है आयशा, मार्क माय वर्ड्स, नो लॉकडाउन विल इवन स्लो डाउन इट। और अब जो आपकी प्रोजेक्शंस हैं वो मिलियंस में हैं,
और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपको दीदा दयानतदारी से बता रहा हूं कि आम आदमी अब ये समझता है कि एक बारी तो हमें होना है ये, यानी हर्ड इम्यूनिटी इतनी उनके जहनों में डाल दी है। और एक ऐसा तबका है जो कहता है ये कुछ नहीं है, ये साजिश है। तो अब तो देयर इज नो कंट्रोल। और आप देखिए कि नैब भी कोरोना ज़दा है लेकिन एडमिट नहीं करेंगे। पार्लियामान में कोरोना आ गया, मीडिया में कोई ऐसा सेगमेंट है। लेकिन हैदर जमान कुरैशी साहब, ऑपोजिशन भी तो किसी हद तक सियासत के तौर पर सियासत कर रही है। पार्लियामान में कैसे गया? आप लोगों ने तो कहा ना कि इजलास होने चाहिए। ये नून लीग ने कहा जिनकी अपनी तमाम लीडरशिप फिर मुतासिर हुई, जब सजेशन मौजूद थे कि आप वर्चुअल इजलास कर लें। मतलब है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर सियासत की जाए, अगर मिलकर खड़ी हो जाए हुकूमत और ऑपोजिशन, तो क्या मौसर मैसेज नहीं आवाम तक दे देंगे? नो, एक सेकंड देखिए, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, मुझे ये बताइए कैबिनेट मिलती है, वुज़रा काम करते हैं, आप आके अपना प्रोग्राम करती हैं, बैंक्स खुले हैं, आप एसओपीज पे, पार्लियामान तो ओवरसाइट है। यानी हम इनको खुला छोड़ दें, इनसे पूछे भी ना कि मास्क होता क्या है, सैनिटाइजर होता क्या है, इनकी नाक के नीचे पेट्रोल गायब हो जाता है, इनकी माफिया खा जाती है, इनसे ना पूछें, सवाल मत करें। इनके चीनी की रिपोर्ट आती है, मुशर्रफ साहब से जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत से सवालात रख दिए, बहुत से सवालात नहीं है। मैं आपको रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं आयशा, इस पे आप मुझे, यू कैन होल्ड मी अकाउंटेबल, दिस नाउ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और हमें, आप देखें कल बजट में कोई डॉक्टर्स के लिए अलाउंस नहीं, कोई पैरामेडिक्स के लिए नहीं, कोई इनको किट्स नहीं दी। हर स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है हेल्थ प्रोफेशनल्स को। क्या पैकेज दिया जा रहा है? कब दिया जाएगा? जब ये सारे दुनिया से चले जाएंगे। आप मुझे बताएं, हैदर जमान कुरैशी साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मुझे मुशर्रफ साहिबा को तो लेने दें। जाहिर बात है बजट के अंदर तरीके से आएगा ना, सूबाई हुकूमतों को भी तो देना है हेल्थ प्रोफेशनल्स को। जो चीजें लाहौर में हो रही है शायद उसी तरह की कमोबेश कराची के अंदर, जहां सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां भी हो। अच्छा, अब आपने बहुत से इल्जामात रखे, मुशर्रफ साहिबा को रिस्पॉन्ड करने दें। मैं इल्जामात नहीं कर रहा, गुजारिशात कर रहा हूँ। मुशर्रफ साहिबा जरूर उसका जवाब दें, आई रिस्पेक्ट हर, बट मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, बाकी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। ऑपोजिशन की हकीकत है ना, हुकूमत की भी एक हकीकत है। अवाम, मुशर्रफ साहिबा, अवाम पर कितनी जिम्मेदारी डाली जा सकती है? इस मुल्क में लीडरशिप की कितनी जिम्मेदारी है? जो कुछ हैदर साहब कह रहे हैं। देखिए आयशा, मुझे बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक, और अगर मैं इसको आज कंडेम करूं तो वो बजा होगा। वजह देखें, जो अवाम ने किया सो किया। ऑपोजिशन में हैदर जमान साहब मेरे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये क्यों भूल गए कि एक सूबे के अंदर इनकी हुकूमत है। हाँ, ये फेडरल में ऑपोजिशन और एक सूबा रख के बैठे हैं, और आफ्टर 18th अमेंडमेंट जिसका ये राग अलापते नहीं थकते, उसके बाद सूबे आजाद है बहुत सारी चीजों में, और हेल्थ में भी आपको पता है। अगली चीज मैं पॉइंट आउट करूंगी, देखें ऑपोजिशन एक तरफ कहती है कि इजलास बुलाएं, और शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि किसी एक को भी हुआ कोरोना तो मैं जिम्मेदार हूँ। फिर जो हुआ आपने देखा, उससे अगली इनके डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस। और सेम इलेक्शन में जिसपे ये हमें सिलेक्टेड कहते हैं, ये सिंध में इलेक्ट होके आए हैं, बाकी तमाम सिलेक्टेड है। और ये अपने उस चेयरमैन को जो एक पर्ची की पैदावार है, ये भूल जाते हैं कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड का फर्क क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखें, ये वक्त याद रह जाएगा, हर एक का रोल, हर एक का रवैया, ये तारीख में लिखा जाना है कि किसने क्या किया था, और हमें इससे बड़े सबक सीखने, हमने भी सीखने हैं। 100% चीजें अमेरिका में ठीक नहीं हुई, चाइना में ठीक नहीं हुई, 100% कहीं भी इसकी एक्यूरेसी इसलिए नहीं है। दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज ये भूल गए हैं कि वो इसको डील करने में अभी तक भी दे आर लर्निंग टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैसे अली यहाँ वियतनाम की मिसाल दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया अपने यहाँ। देखिए हम अपना कंपैरिजन, एक तो ठीक है वो पंजाब के बराबर है, लेकिन हम बाकी जहाँ पे आइडियल एग्जांपल्स हैं उनकी हमारे शेखुपुरा जितनी आबादी है, ये क्यों भूल जाते हैं? फिर आपकी जो जमीनी हकायक है, मैं आप थोड़ा सा चीजें जो कि इन्होंने सारी फेडरल सेंट्रिक रखी, ओवरऑल बात नहीं की, पंजाब सेंट्रिक रखी, तो मैं अब इनको थोड़ा सा आईना दिखाऊंगी सिंध का। सिंध में इन्होंने जो इकदाम किए उसमें इट्स अ बिग फेलियर, दीवार पे लिखा हुआ फेलियर है। आईना देख के अगर हम सारे बोलेंगे ना, तो मेरा मानना है कि अवाम का कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं ऑपोजिशन लीडर की बात करूं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा आईनी ओहदा नहीं है? वो है, और वो लंदन से जब तशरीफ लाए, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ कर छोड़ा, कि अपने लिए स्टैंडर्ड्स इनके ये हैं कि बिलावल क्यों पर्दा नशीनी में रहते हैं, सिर्फ उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। अगर इस मुल्क में बिलावल खाली प्रचार करता, खाली बिलावल इतनी अवेयरनेस देता कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, तो शायद सिंध के लोग तो पहन ही लेते।
और ये वो कौम है, मेरे मार्क माय वर्ड, कि अगले 2 माह, अगले 6 माह भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है। हम हर दिन कहते हैं। क्या वो सवाल जो उठा कि मास्क मुयस्सर भी रहेंगे वो सरत साहिबा, कि हमने देखा अभी जो इंजेक्शन चाहिए वो गुम हो जाता है, प्लाज्मा है तो ब्लैक में लोगों ने बेचने। जी आपकी बात में नहीं बोला, मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दे। मैं बताऊं आयशा, शुरू में ये प्रॉब्लम थी, अब चूंकि आपको पता है कि इन तमाम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हम लोकलाइज हमने कर दी है। इंशाल्लाह जो हमारे करने के काम है उसकी वी कैन गारंटी कि मास्क की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम आवाम को नहीं कहेंगे कि मास्क खुद बना के पहनो, लेकिन उसमें हम सिंध के पास नहीं जाएंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस भी कंट्रोल होगी इसकी इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको बताऊं आयशा, प्राइस को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है और अगर इसमें फेलियर होगा तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मास्क का उसको एडवर्टाइज करना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी, ऑपोजिशन की भी। और ये सिलेक्टेड का राग अलाटने वालों की कम अज कम सिंध की हद तक तो है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज, क्या सिंध में 100% SOPs फॉलो हो रहे हैं? ठीक है, बाकी सूबों में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूंकि अच्छी तरह से बताया नहीं है तो नहीं हुए, तो बाकी तमाम सिंध में तो सारी चीजें आइडियल है ना। जहाँ पे मुराद अली शाह NCOC की मीटिंग में हर चीज एग्री करके जाती है और वहाँ पे जो ऑल टुगेदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कुछ और होती है, क्योंकि उन्होंने अपने सिलेक्टेड चेयरमैन को जो एक पर्ची की पैदावार है उनको भी खुश करना होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज देखें, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उससे बड़ी जिम्मा नहीं है, उसमें हमें खुदारा क्रिटिसाइज भी करें लेकिन आईना देख के करें। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्राउंड रियलिटी इस मुल्क की क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने SOPs पे एग्जीक्यूशन कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमने करानी है, हर सूरत करानी है, जितनी मर्जी हम लोग चीखे मारेंगे, हम सुनने वाले नहीं है। जो वायलेशन करेंगे उनको कड़ी सजाएं भी मिलेंगी और हम किसी किस्म की सर्विस उनको नहीं देना। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा मुसरत साहिबा। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। एक ब्रेक ले, बड़ी अहम बात है, हुकूमत सख्त एक्शन लेने जा रही है अगर आप नहीं सुनेंगे और SOPs पर अमल नहीं करेंगे। अप्रैल में ये कहा जा रहा था कि अंदाजों से कम हालात हैं, मगर आज वजीर आजम जून में बता रहे हैं कि जुलाई में हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने एहतियात ना की तो नुकसान उठाना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कोरोना बहरान में कोरोना बजट आ गया, क्या बीमार मईशत किसी तौर पांव पर खड़ी हो सकेगी, इस पे कुछ बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ मईशत पर बात कर लेते हैं क्योंकि मईशत मुतासिर हो रही है। लॉकडाउन और इन मामलात से भी बजट सामने आ चुका है। तनख्वाहों पेंशन में कोई इजाफा नहीं है। यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से बात करें तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है, तनकीद किया है। नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या कहा वफाकी बजट पर, ये देखिए। फिर ये बजट जो अभी एक नंबर्स का, एक अल्फाज का, एक गोरख धंधा, अब ये बजट आया है। अब इसके बाद आप देखेंगे मिनी बजट आएगा, माइक्रो बजट आएगा, कोई स्मार्ट बजट आएगा, बाबू बजट आएगा, इंसाफ बजट आएगा। तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। गरीब लोगों का इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। जो सरमायादार हैं उन लोगों का तो ख्याल रखा गया और गरीबों को सिर्फ तसल्ली दी गई है। अली परवेज मलिक साहब, आपकी क़यादत भी यही तनकीद कर रही है, मिनी बजट आएगा, टैक्स लगेंगे। ये कोई तरीका है कि अपोजिशन ने तनकीद ही करनी है हुकूमत को? 9 माह की कामयाबियां बता रहे हैं हफीज़ साहब और कोई टैक्स नहीं लगाया है। और अभी आप देखें हालात क्या हैं, कम से कम किसी हद तक अप्रिशिएट कर सकती है अपोजिशन हुकूमत को। जी, मैं आ जाता हूँ आपकी अप्रिसिएशन के ऊपर, पर उससे पहले जो मुसरत साहिबा ने चंद बातें की मैं उनका जवाब दे दूँ। देखें, पहली बात तो ये कि वियतनाम की आबादी तकरीबन 95 मिलियन है, जो पंजाब की 10 करोड़ आबादी के करीब है, तो वो शेखुपुरा के किसी भी तरह मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी अपोजिशन के कहने के ऊपर हमने पार्लियामान का इजलास बुलाया। तो मेरी बात सुने, जब बाकी के सारे इदारे चल सकते हैं SOPs के अंडर, तो जो इदारा जिसने ओवरसाइट करना है वो क्यों नहीं चल सकता? मुझे इसका भी तो काइंडली जवाब दे दें। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जिस असेंबली के अंदर, मैडम अब मुझे तो बात करने देना, अब जिस असेंबली का मैडम हिस्सा है उसके अंदर होटल किराए पे लेके वहाँ पे असेंबली का इजलास हो सकता है, पर नेशनल असेंबली जिसने सारे का सारा ये ओवरव्यू करना है उसको इजाज़त नहीं है कि वो इजलास कन्वीन करे। तो चलें इसके बारे में मैं क्या कहूँ। अब इन्होंने कहा कि जी अपोजिशन ने मुझे बताएं कि जी कि क्या पॉजिटिव रोल इस कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ इन्होंने अपोजिशन ने क्या रोल अदा करने की कोशिश की। तो ये भूल गई शायद कि जब स्पीकर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जहाँ पे सारे मुल्क की पार्लिमानी लीडरशिप को इकट्ठा किया गया था, तो वहाँ पे वो कौन सा कम ज़र्फ आदमी था जो अपनी कहानी सुना के उठ के चला गया था? उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने दीवार को तो बैठ के अपनी सजेशंस देनी ही नहीं थी। और इसका आप ज़रा कंपैरिजन करें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था
तो एक आदमी वहां पे कंटेनर पे खड़ा हुआ हुंडी के तरीके, पीटीवी की बिल्डिंग को तोड़ने के तरीके बता रहा था। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना हाथ बढ़ा के, एब्सोल्युटली जी, जब तक यूनिटी ऑफ कमांड, नेशनल नैरेटिव नहीं बनाएंगी, इसी तरह लोग कंफ्यूज रहेंगे और इसी तरह वबा फैलती रहेगी। अब आ जाएं आप बजट के ऊपर। देखें, बजट की जो आप आयशा बात कर रही हैं ना, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं बजटरी एक्सरसाइज के। एक वो था जब आपको हफीज शेख साहब ने आपको इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता हुआ दिखाया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने ये जो अभी साल चल रहा है इसके अंदर से किस तरह से परफॉर्म किया। तो पहले हम उसको जरा डाइसेक्ट कर लेते हैं। देखें, उसके अंदर जो इन्होंने एक बहुत बड़ी जो अजीब सी हरकत की है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूं, जिससे ये सारे के सारी एक्सरसाइज सस्पेक्ट हो जाती है। इन्होंने ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया है और इन्होंने जो अपनी ग्रोथ का फिगर बताया है कि -0.4% है, ये बेस्ड है 9 महीने के नंबर्स के ऊपर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 9 महीने के नंबर्स के ऊपर रिलीज होता है, पर ये इस दफा जो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि आप जानती हैं कोरोना की वबा जो है वो अप्रैल में जून के अंदर पीक कर रही थी। बल्कि अब तो हमारे वजीर आजम साहब ने हमें बताया कि क्योंकि हमने अपने हाथ पे हाथ धरे, हम बैठे रहे थे, तो अब तो ये वबा जाके पीक करेगी अगस्त के अंदर। तो जो इसका जो कोरोना का जो इंपैक्ट है, जिसने इस मईशत की तबाही मचा दी है, क्योंकि हमने उसके खिलाफ कोई भी बंद नहीं बांधा, वो इन नंबर्स के अंदर छुपा हुआ है। और जब आप वक्त के साथ साथ आगे चलेंगी तो हमें शायद ये पता चलेगा कि जो IMF कह रहा है कि ये इकोनॉमी ने 1.5-2% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपको नंबर सामने आएगा। अच्छा, अब ये तो एक इन्होंने चीज की जो पिछले साल के ऊपर। अब आ जाए इस साल के बजट के ऊपर, जो ये हमें बता रहे थे कोरोना वायरस बजट होगा। अब इसके अंदर भी देखें, आपने भी अपने अभी जो इंट्रोडक्शन में कहा कि जी ये टैक्स फ्री बजट है, तो आयशा मुझे आप ये बता दें, जो 1000 अरब से इन्होंने जो अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ा लिया है, वो किस तरह से बढ़ेगा अगर इन्होंने जी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि वो जो फार्म हाउसेस के ऊपर टैक्स लगा है, वो एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर जो टैक्स लगा है, वो पेट्रोल के अंदर जो हमारे वक्त के अंदर PDL 10 रुपए लीटर होता था जी, 10 रुपए लीटर PDL होता था, वो 30 रुपए PDL हो गया। नहीं, मेरी एक और बात सुने ना जी। और उसके साथ साथ 1000 अरब से टैक्स बढ़ रहा है माशाल्लाह। झूठ बोल रहे हैं कि जी के टैक्स हमने नया कोई नहीं लगाया, और आपने अपने एस्टिमेट्स आयशा में अब देखें, आप सवाल पे सवाल पूछेंगी तो मुझे उसका जवाब देना नहीं। आप मुझे बताएं कि कोरोना की वबा, इन्होंने कहा कि जी अगला साल हम 2% ग्रो करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि जी ये मुझे प्रूव करके दिखा दें किस तरह 2% ग्रो करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इनके वजीर आजम कहते हैं कि जो कोरोना की पीक है वो तो अगस्त में जाके होनी है। उसके बाद जो टिड्डी दर ने जो तबाही मचाई हुई है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, वो कहां पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। तो जब ये हरकतें करेंगे तो 3 महीने 4 महीने बाद देखिएगा ये आपको बजट एक दफा फिर लाते हुए नजर आएंगे, जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने इशारा किया। तो अगर भी एक सजेशन है कि अभी सिर्फ 3 माह का बजट आना था, मैं आपकी बातें और उन पे भी मुसरत साहिबा से लेती हूँ। पहले कुरैशी साहब, सिंध ने मुकम्मल तौर पर विफाकी बजट को रिजेक्ट किया और बड़ी शदीद तनकीद की गई है आपकी जमात की जानिब से। कराची के 3 अस्पतालों के लिए 14 अरब रखे हैं, तिब्बी आलात के लिए अलहदा रखा है, सेहत के लिए 25 अरब है। क्यों सिंध हुकूमत, अभी तो आ रहे हैं वजीर आजम साहब मंगल को कराची, उधर हुकूमत के पास वहाँ मुलाकातें भी रहेंगी, क्यों नहीं मुतमईन हो पा रहे हैं? ये सियासत बराए सियासत, इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात। हमने कोरोना पे भी यही देखा, इतने टफ टाइम में बजट आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करने की बजाय फिर आपको वहाँ की अपोजिशन कह रही है कि आपने भी बजट लाना है, फिर वो भी यही काम करेंगे। ये क्या मैसेजिंग जाएगी अवाम को? चले हम मैसेजिंग करते रहें, लेकिन बात अगर हकायक ना बताएं तो फिर आप कहते हैं कि मुकमुका ऑपोजिशन है। ये भी मीडिया के सामने चला है और बहुत अरसा चला है। अगर हकायक बताएं तो आप कहते हैं मुस्बत रवैया नहीं है। तो अब आप मुझे बता दें कि आईना दिखाना बंद कर दें। ऑपोजिशन जो है वो अगर अपना किरदार अदा करे तो इनको तकलीफ़ होती है, अगर बताए कि ये सेलेक्टेड हैं और जो कि ये हैं इनको तकलीफ़ होती है। आप मुझे ये बतलाइए कि इकॉनमी की बात मैं बिल्कुल करने लगा हूँ। मैं सिर्फ एक फिगर आपको दे देता हूँ क्योंकि मोहतरमा ने बहुत लंबी तकरीर की लेकिन मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। 50% से ज़्यादा पेशेंट्स का रिकवरी रेट है सिंध में, डॉक्यूमेंटेड है। ये किसी सूबे में इसको मैच नहीं करता। पंजाब, KPK और बलोचिस्तान। KPK में तो तबाही होगी है, जहाँ कज़न 7 साल से इनका हेल्थ एडवाइज़र है नौशेरवान बरकी, वो आज भी गुमशुदा है, वो अमेरिका बैठा है, जिसको हेल्थ हवाले की थी। तो आज सिंध में हाईएस्ट रिकवरी रेट है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद बेहतर है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे कदरे बेहतर है। तो ये इनके ऊपर इसका जवाब है। अब आ जाए इकॉनमी पे। देखिए, PTI की हुकूमत को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा और मैं अली परवेज़ मलिक से दस्त बस्ता डिसएग्री करूंगा। हाँ, इन्होंने कमाल किया है।
पीएमएल नवाज हुकूमत ने 5.8% ग्रोथ दी, इन्होंने वो ग्रोथ मनफी 0.4% दे दी है, जो एक्चुअली मनफी 2 है। तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सिलेक्टेड रंगीला वजीर आजम ही कर सकता था। दूसरी बात, 68 ईयर्स में पहली बारी ये हुआ है कि आपकी टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ी ही नहीं है, यानी 3850 अरब पे पीएमएलएन ने क्लोज किया 2018 में, ये 2019 में उसी के लगभग रहे, और अब 2020 भी इनका कोरोना के पीछे छुपने के बावजूद वहीं क्लोज हो जाएगा। चौथी बात यह है कि 5500 अरब का पिछले साल का टारगेट और 4,970 अरब का अगले साल का टारगेट अफसाने हैं। हाँ, एक चीज सिलेक्टेड के दौर में बड़ी मैकेनिकली, आई डोंट नो फवाद चौधरी का उसमें किरदार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किरदार है, एक चीज इकोनॉमिक सर्वे में मुतवातिर बढ़ रही है, और वो है लाइव स्टॉक में पाकिस्तान में गधों की तादाद 53 लाख से 54 लाख हुई पहले इनके साल में, और दूसरे साल में 54 से 55 लाख हो गई है। लेकिन ये एक अजीब साइंस है कि वो 95,000 भी नहीं बढ़ी, वो 1,10,000 भी नहीं बढ़ी, बड़ी ही कोई क्लोन्ड किस्म की गधों की तादाद है। तो ये है वो इकोनॉमिक सर्वे जिसके ऊपर हफीज शेख साहब ने फोटो सेशन किया और बताया सब झूठ का पलंदा है। आप एक इकोनॉमिक सर्वे पे प्रोग्राम कर लें, हफीज शेख को बिठा दें, अली मलिक को बिठा दें, हम पेज बाय पेज बता देंगे कि सब झूठ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स हैं वो हमाद अजहर ने जो बजट डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उससे मैच ही नहीं करते। यानी कहीं किसी सेक्टर की ग्रोथ कुछ और है तो बजट कुछ और ग्रोथ बना रहा है, कहीं से बन के आया है, कट पेस्ट हुआ है, और कम से कम 1200 से 1400 अरब का खसारा इसमें छुपाया गया है। ये इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा खसारा। तो ये कहां से पैसे आएंगे? और कहते बिल्कुल छुपाया गया है। पुट मी ऑन द डॉक अगर मैं आपको गलत बात करूं। पांचवी चीज, ये झूठ है कि कोई टैक्स नहीं लगा। 450 अरब रुपया पेट्रोलियम की मद में इन्होंने टैक्स बना दिया है, जबकि पीडीएल जो है 10 रुपए थी उसको 30 रुपए कर दिया है। यानी अगर ऑयल की बात पे इनको लेके सवाल कर लेते हैं ना कुरैशी साहब, जो बात यहाँ पर पता ना आप किससे सवाल कर रही हैं, जिन्होंने बजट भी नहीं पढ़ा, इनको तो ये भी नहीं पता कि इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन बजट बनाता है। सवाल रख रही हूं, उसका बजट के अभी इससे ताल्लुक नहीं बनता है। बता रहा हूं कि ये इनकी स्टेटमेंट इनके सामने रख रही हूं ना कुरैशी साहब, मुशर्रफ साहिबा आपको जवाब भी दे दें। कोई इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट नहीं। हाँ, पंजाब के, पाकिस्तान के दुकानदार को, मिलर को, स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइज को और कॉटेज इंडस्ट्री को एक पैगाम जरूर दिया गया है कि अपनी दुकानें बंद कर दो, 5-5 मरले के घर बनाओ। सर ये ना करें, हुकूमत इस टाइम कह रही है कि सब खोले और किसी तरह मामलात आगे बढ़े, एक सर्कल में आने चाहिए माशी मामलात को। मुशर्रफ साहिबा, हुकूमत बार बार क्रेडिट कह रही है कि 1 रुपए का टैक्स नहीं इस बार लगाया जा रहा, 1 रुपए का टैक्स नहीं लग रहा है। 1000 अरब रुपया टारगेट कैसे सेट है? इस साल करीबन 3900 अरब टैक्स रेवेन्यू हो रहा है, अगले साल के लिए आप 4970 कैसे रख रहे हैं अगर टैक्स ही नहीं लग रहा है? इस साल जो हासिल कर रहे हैं ये 1000 अरब रुपया किधर से आएगा? अच्छा आयशा, सबसे पहले मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लूं। पहले तो मैंने वियतनाम के अलावा की बात की थी जो अली साहब फरमा रहे थे। दूसरा ये कि ऑपोजिशन, हमारी ऑनरेबल ऑपोजिशन हकायक को मस्क करने की बड़ी ट्रेंड है, लेकिन हैदर जमान साहब ने अभी एक बात बिल्कुल ठीक की कि गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी मेजोरिटी जो है ना वो सिंध में पाई जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि I will condemn that. I will not allow that to tell her to take the bag. ये आप किसी प्रोविंस की ऊपर बात नहीं कर सकते, ये गलत बात है। I will not allow you to do that. आप जहाँ से आई हैं वहाँ शायद तादाद बढ़ गई होगी, जिस जिले से आप आई हैं वहाँ की तादाद बढ़ गई होगी। ये गलत बात है, ये कंडेमेबल बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सर्वे कह रहे हैं, बताएं आपका सर्वे कह रहा है कि लोगों की तादाद बढ़ गई है, मैंने उससे ये तवक्को रखे कि वो अमेरिका, बरतानिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ब्लेम भी खैर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साहब देखें, बस करें, ये मुनासिब नहीं है कि नेशनल टीवी पर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आप दोनों ही नहीं करें। इनको इसके अलावा आता क्या है? इनको इसके अलावा आता क्या है? ये वो लोग हैं आप गुफ्तगू का आगाज ऑनरेबल कहकर एक दूसरे को करें और फिर गुफ्तगू में वो अल्फाज इस्तेमाल करें। मुशर्रफ साहिबा, मेरा ख्याल से मेरे सवाल का भी जवाब दें, बजाय कि आप जवाब अली परवेज बैठ के कुरैशी साहब को दें। ये 1000 अरब रुपया कहां से आएगा किटी के अंदर? ये वो लोग हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई और आगे सिंध में भी आप लोगों की जमानतें जब्त होंगी। आप जमा खर्च बाकी रखें, जितनी आपकी परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया देख रही है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मुशर्रफ साहिबा, अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दें मेरे सवाल को। वो भी सारे जमानों को पता है, सेंस नहीं है बात करने की।
आप बताएं ना, आप बताएं बजट में लिखा क्या हुआ है, मुझे बताएं कुरैशी साहब। बजट के खदोखाल क्या है, हैदर जमान साहब आप पहले जाके स्पीच तैयार करके दो, वो जो डमी आप लोगों ने बिठाया हुआ है, और तमीज आपको नहीं है। वो डमी तो बनी गाला में बैठी है। जब अगर आप कोई बात करेंगे तो आपको उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। देखिए आयशा, हमें हकाइक को मस्त नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाए कि जी कर्जा हमने लिया पिछले कर्जे को उतारने के लिए, मैं सिर्फ मुसर्रत साहिबा को कहूँगा अपने इकोनॉमिक सर्वे का 170 नंबर सफ़ा पढ़ लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो 5 साल के अंदर 10,000 अरब का कर्जा लिया है ना, वो इनके जो हुक्मरान और इनके वजीर आजम साहब हैं उन्होंने 21 महीने के अंदर लिया है। ये आपका 170 नंबर सफा इकोनॉमिक सर्वे, जरा देख लीजिएगा तो हकाइक की मस्क मत करें। जो सवाल पूछा जाता है काइंडली उसके ऊपर जवाब दें, तो हम फिर ही प्रोडक्टिवली इस बहस को आगे लेकर चल सकते हैं। हो गया। अली परवेज, मुसर्रत जमशेद, चीमा साहिबा, हैदर जमान कुरैशी साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।